हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ईश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट फाइलम, जो कि है फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस यानी संघ प्लेटिहेलमिन्थेस। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इनके मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देयर मेन पॉइंट्स आर फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है दिस फाइलम ऑफ एनिमल्स आर फ्लैटेन डॉर्सल वेंट्री, यानी कि ये जो प्राणी हैं, इन जगत के प्राणी हैं, वो पृष्ठ अधोदिशा में चपटे हुए होते हैं। इसे कहते हैं पृष्ठ अधोदिशा यानी कि डॉर्सी वेंट्रली, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं। दिस यानी कि इन फाइलम में जो एनिमल्स होते हैं वो चपटे होते हैं डॉर्सी वेंट्रली में, यानी पृष्ठ अधोदिशा में चपटे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली में फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म या चपटे कृमि कहा जाता है। ये सभी बायलैटरल सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनका जो शरीर है वो एक अक्ष कट जाता है। इसका स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा मैं, आगे बताओ। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोणिक होते हैं। इनके शारीरिक भित्ति में 3 अस्तर होते हैं और ये सीलोमेट यानी कि प्रगुही प्राणी होते हैं और इनमें अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बॉडी लेवल यानी कि शरीर संगठन पाया जाता है। इन एनिमल्स के चारों ओर एक कवर पाई जाती है क्यूटिकल की। मैंने आपको पहले भी बताया था। दीज एनिमल्स इन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि इन एनिमल्स में सर्वप्रथम जो अंग अस्तर की जो खोज हुई थी, द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस सिस्टम, और वे बहुत तंत्रों की खोज हुई है सबसे पहले इन जंतुओं में, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस में। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अपूर्ण होते हैं, यानी कि इनमें मुख ही पाया जाता है, एक ही मुख पाया जाता है और कोई इसोफेगस, कोई इंटेस्टाइन इनमें नहीं होता। इनमें डाइजेस्टिव ट्यूब में ब्रांचेस लगे होते हैं, शाखाएं, यानी कि पाचन नली में शाखाएं लगी होती है और माउथ पाया जाता है, यानी बट यानी कि एनस यानी कि गुदा, जिससे हम भोजन छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ते, तो क्या है कि बाहर निकालते हैं, अपरिचित भागे वो नहीं पाया जाता। सम फ्लैट वर्म यानी कि कुछ जो चपटे कृमि होते हैं वो भोजन करते हैं, यानी कि अपने परपोषिका डायरेक्ट यानी कि सीधे ही ग्रहण करते हैं। तो बॉडी टू सरफेस, यानी कि ये कई बार क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट भी होते हैं, यानी कि अंतः परजीवी। कई बार ये पैरासाइट भी होते हैं, शरीर के अंदर रह के भी ये कई बार अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं डायरेक्ट अवर बॉडी टू एब्जॉर्व, यानी कि अपनी सतह से ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इनमें कुछ नई टाइप की सेल पाई जाती हैं, यानी कि अलग ही टाइप की विशिष्ट, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो कि इनको ऑस्मोन रेवोल्यूशन यानी प्राशरण नियमन। क्या होता है प्राशरण नियमन? यानी कि इनके बॉडी में जल की या फिर किसी भी पदार्थ की कमी भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, तो ये इसे ऑस्मोन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। और एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जन में हेल्प करते हैं।
इन प्राणी में, इन दिस फाइलम, इस गद के प्राणी में कुछ क्रिएचर्स एंडोपैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी जिसे कहते हैं, तो 2 तरह के परजीवी होते हैं, आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पैरासाइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एंडोपैरासाइट अंधा परजीवी और एक वाय परजीवी, 2 टाइप के होते हैं। 2 ह्यूमन एंड एनी अदर पर्सन में पाए जाते हैं, यानी कि हम में रह के ये एंडोपैरासाइट अपना जीवन व्यतीत करते हैं और किसी जंतु में। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जक तंत्र। उत्सर्जक तंत्र तो यानी कि उत्सर्जन इनमें फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता। तो आप ये इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आगे के पॉइंट्स लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ये उभयलिंगी होते हैं, यानी इनमें इन दिस द मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेट, ठीक है। इसमें यानी कि मादा और नर और मादा सेपरेट नहीं होते, पृथक नहीं होते, एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट, और ये उभयलिंगाश्री होते हैं। और एंड फर्टिलाइजेशन यानी कि इनमें जो निषेचन होते हैं, यानी कि वो आंतरिक निषेचन होते हैं, शरीर के अंदर ही नर और मादा फ्यूज करते हैं, एंड वेरियस लार्वा मैटर mean development is indirect, ठीक है, कि इसमें नर और मादा सेपरेट नहीं होती या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और वेरियस लार्वा अवस्था यानी कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट यानी लार्वा अवस्था, जब ये छोटे होते हैं तब के तरीके से, ठीक है। एक यानी कि आप पहले एग्जांपल लिख लीजिएगा, प्लेनेरिया एक इन संघ का एग्जांपल है, प्लेनेरिया। उसमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि पुनरुद्भवन रीजनरेशन क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप गूगल से देख के बना लीजिएगा, यानी कि जितनी हर कोशिश की अच्छे से समझाने की। ये आगे ये गैंग्लिया है, जिसे किसी भी संवेदन या फिर खाता है या फिर किसी भी संवेदन को। इनका जो माउथ होता है वो यहाँ पे नहीं होता। आप सोच रहे हैं माउथ है, नहीं, ये माउथ नहीं है। माउथ इसका यहाँ पे होता है, ये इसका माउथ है, ये फाइंस है जिससे भोजन अंदर जाता है। ये नर्व टिश्यू क्लस्टर्स है, यानी कि नर्वस सिस्टम भी यहाँ पे होता है, क्योंकि इनमें नर्व रिंग्स तो होती हैं।
ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जिसके अंदर भोजन का डाइजेशन होता है। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जो शरीर के अंत तक जाता है, जिसे ये किसी भी संवेदन या उद्दीपन को ग्रहण करता है। ओके, ये इसका माउथ है, यहाँ से अंदर जाता है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर जाके डाइजेशन इसका होता है। ये गैंग्लिया है, यानी कि जिससे ये किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं। ये नर्व टिश्यू क्लस्टर्स हैं जिनसे किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है जिसे किसी भी उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसके अंदर डाइजेशन होता है, और ये माउथ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता यानी रीजनरेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम प्लेनेरिया को काट दें कई भाग तो वो देखते हैं, तो आप लास्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। उस टाइम मैंने उसको बताया नहीं था कि ये प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीम सत्ता, यानी कि इन द प्लेनेरिया रीजनरेशन बाउंडलेस पावर इज फाउंड। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन की असीम सत्ता पाई जाती है। यानी कि ये एक प्लेनेरिया है, जैसे ये एक प्लेनेरिया है। अगर हम इसको 3 भागों में से काट दे, एक तो हाँ अब प्रत्येक अक्ष जिसमें केंद्र का अंश हो, न्यूक्लियस हो, तो वो नया भाग बना लेता है। प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। इसी को ही कहते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन, जिसमें वो एक बाउंडलेस पावर होते हैं। यानी कि अगर हम प्लेनेरिया को किसी भी यानी कि चाकू से तो बहुत छोटा होता है, तब उसको किसी भी शक्ति से, किसी भी पावर से अगर हम उसको काट दें, तब वो प्रत्येक अक्ष जिसमें केंद्र का अंश हो, तब उसे वो क्या करता है, नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, तो वो है प्लेनेरिया में। ठीक है, अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप अपने बुक से लिख लीजिएगा। तो इसमें प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपका प्लेटियम लेंसेज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एस्कल लेंसेज के बारे में, तो वीडियो में बने रहे। तो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो